गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बेटा आज जो है मैं आपको चैप्टर नंबर 4 जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा यूरोपियन संघ। तो यूरोपीय संघ के अंदर जो है ब्रेग्जिट जो है उसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से जो है यूरोपीय संघ के जितने भी सदस्य देश हैं उनमें से जो है ब्रिटेन किस तरीके से जो है इस ग्रुप से एग्जिट हुआ। ठीक है, एग्जिट होना यानी कि बाहर होना। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी इस वीडियो में। इसके अलावा जो है एक और टॉपिक कवर करने का जो है प्रोग्राम मैंने बनाया है जिसका नाम है विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका। तो ये दोनों टॉपिक मैं चाहूँगी कि इस वीडियो में अच्छे से आपको समझ में आए और आप इनको जो है जब भी ये टॉपिक आप याद करें तो इस वीडियो की सहायता जो है वो ले, ताकि जो है आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। देखो, सबसे पहले जो अगर हम बात करें यूरोपीय संघ के इस्टेब्लिशमेंट की, तो यूरोपीय संघ की स्थापना जो है सन 1992 में हुई थी। ठीक है, जो मैस्ट्रिच नामक एक संधि थी उसके अंतर्गत जो है यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। 1992 में यूरोप के 12 देशों ने मिलकर के यूरोपीय संघ की स्थापना की थी। उसके बाद 1995 में 3 कंट्रीज आए, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन। उसके बाद 10 कंट्रीज और शामिल हुए। कुल मिलाकर के टोटल हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है 2007 तक जो है इसके अंदर कुल मिलाकर के कितनी कंट्रीज आ गए थे यूरोपीय संघ के अंदर, टोटल 28 कंट्रीज इसमें शामिल हो चुके थे। ठीक है, लेकिन जो है 2016 में ये देखिए ऊपर जो है नाम दिए गए हैं सभी कंट्रीज़ के। आप इसको जो है यहाँ पर पॉज करके और इसको वीडियो को देख सकते हैं कौन कौन से नाम हैं, जैसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस एक बड़ी कंट्री है, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड बड़ी कंट्री है, इटली, इसके अलावा लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन, स्पेन, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, हंगरी, साइप्रस, चेक गणराज्य, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, बुल्गारिया एंड रोमानिया एंड क्रोटिया। ये जो है ये हमारी कंट्रीज़ हैं टोटल, जो अभी वर्तमान समय में जो है जो वर्तमान समय में यूरोपीय संघ की सदस्य हैं। ये टोटल 27 कंट्रीज़ है। तो इसमें से एक कंट्री अलग हो गई है, उसका नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने जो है अपने आप को अलग करने की प्रक्रिया कब स्टार्ट की थी? ब्रिटेन ने अपने आप को अलग करने की प्रक्रिया जो है जून 2016 में स्टार्ट की थी, और वो फाइनली कब तक उसने जो है इससे एग्जिट किया है ये देखिए यहाँ पर डेट मैंने अंडरलाइन कर रखी है। 29 मार्च 2019 तक जो है ब्रिटेन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं रहेगा, और इसके बाद जो है ये ब्रिटेन जो है वो औपचारिक रूप से इसको 25 मार्च 2018 को यूरोपीय संघ में जो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, ब्रेग्जिट के लिए ब्रिटेन को औपचारिक रूप से मंजूरी देने के लिए हुई बैठक में यूरोपीय संघ के नेताओं द्वारा सर्वसम्मति से औपचारिक मंजूरी दे दी गई थी, और फाइनली 2019 में मार्च में ये अलग हो गया। तो इस तरीके से जो है ब्रिटेन जो है काफ़ी लंबे समय तक EU का सदस्य रहा, लेकिन बाद में ये अलग हो गया। इसको जो है EU से अलग रहना चाहिए, या EU यानी कि यूरोपियन यूनियन EU के अंदर शामिल रहना चाहिए। इसके लिए जो है मुख्य रूप से 2 प्रसिद्ध खेमे थे, जो इनमें से जो है एक इसके पक्ष में थे कि जो है यूरोपियन संघ का सदस्य बने रहना चाहिए, जिसको हम जो है ब्रीमेन यानी कि ब्रिटेन रिमेन इन यूरोपियन यूनियन। तो एक तो ब्रीमेन और दूसरे जो है ब्रेग्जिट के नाम से उसको हम जानते हैं। तो पक्ष वाले जो हैं उन्होंने ये कहा कि यूरोपीय संघ से नाता तोड़ने के पक्ष वालों ने तो 2 बातें मेन खास तौर से कही कि ये देखो, मैंने इस पर 2 बातें लिख रखी है, पॉइंट 1 और 2। पहला पॉइंट क्या था कि ये जितने भी कंट्री, ये जो भी इसके पक्षधर थे वो ये कह रहे थे कि अपनी विशिष्ट पहचान, स्वतंत्रता और संस्कृति जो है उसको कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं जो है यूरोपियन संघ के राष्ट्रों से खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो अपनी संस्कृति, पहचान, अपनी आइडेंटिटी, अपनी लिबर्टी और अपना कल्चर जो है इसको बचाए रखने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम यूरोपीय संघ से अलग हो जाएं। और दूसरा जो सबसे ख़ास फैक्टर था कि वो ये कह रहे थे कि यूरोपीय संघ का सदस्य होने के नाते जो है ब्रिटेन को हर वर्ष जो है $9 अरब की राशि कहाँ यूरोपीय संघ को बजट के रूप में देनी पड़ रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इस दोनों बातों को ध्यान में रख करके जितने भी जो वहाँ की जनसंख्या थी वो ये चाहते थे कि हमें ब्रिटेन को क्या होना चाहिए, यूरोपियन संघ से अलग हो जाना चाहिए, उससे एग्जिट कर जाना चाहिए। दूसरा ग्रुप ये कह रहा था कि नहीं, हमें इसमें रहना चाहिए, इसमें शामिल रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम यूरोपीय संघ से जो है शामिल रहते हैं तो उससे जो है हमारी अर्थव्यवस्था को काफ़ी लाभ रहेगा। खास करके जो है प्रवासियों के मुद्दे पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रवासियों का जो है अगर हमारे देश के अंदर जो है प्रवासी आते हैं तो हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, विदेशी निवेश का एक बहुत बड़ा स्रोत है
यूरोपीय संघ के कंट्रीज़। तो अगर हम यूरोपियन संघ के अंदर रहते हैं तो यूरोपियन संघ के कंट्रीज़ से हमारा सीधा संपर्क बना रहेगा, और ऐसी स्थिति में हम जो है अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, और भी ज़्यादा अपना आर्थिक रूप से अपने आप को, इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ब्रिटेन के जो यूरोपीय संघ से बाहर होने की स्थिति में जो है स्कॉटलैंड में भी ब्रिटेन से अलग होने की मांग प्रबल हो सकती है, तथा एक बार पुनः क्या हो सकता है कि जनमत संग्रह की मांग वहां उठ सकती है। तो ब्रिटेन के साथ ही जुड़े रहने या उससे अलग होने के मुद्दे पर स्कॉटलैंड में भी जनमत संग्रह 2014 में करवाया जा चुका है, और उस जनमत संग्रह में जो स्कॉटिश जनता थी उन्होंने ब्रिटेन के साथ ही बने रहने के पक्ष में बहुमत व्यक्त किया था। तो इस तरीके से जो है दो मेन मुद्दे हैं जो ब्रिटेन को जो है यूरोपीय संघ में शामिल रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, इसके बारे में हमको बताते हैं। दो पक्ष हैं बेसिक, ठीक है। उसके बाद इस प्रक्रिया को जो है यूँ नहीं है बेटे कि ये ऐसा जो है कि जिसको शामिल होना हो जाओ और जिसको नहीं होना है मत हो। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई गई जिसको हम जनमत संग्रह के नाम से जानते हैं, कि वहाँ पर टोटल जो है 3.3 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपनी राय व्यक्त की कि वो क्या चाहते हैं। तो जिसमें से 1.6 करोड़ जनता जो थी उसने ये कहा कि हम बने रहना चाहते हैं ब्रिटेन के अंदर, और जबकि जो है 1.74% ने ये कहा कि हम इससे एग्ज़िट होना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो है 51.9% मतदाताओं ने ब्रेग्जिट के पक्ष में वोट किया। तो कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि जनमत संग्रह का ये रिजल्ट निकला कि हमें ब्रेग्जिट होना है, ब्रिटेन को ईयू से एग्जिट करना है, बाहर निकलना है। उस समय जो है डेविड कैमरून होते थे वहाँ के प्रधानमंत्री। तो जब खुद जो है डेविड कैमरून ये चाहते थे कि हमें यानी कि ब्रिटेन को क्या होना चाहिए, ईयू में शामिल रहना चाहिए, परंतु जब इस तरीके की वोटिंग हुई तो उसके बाद इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी जो है अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। उनको ये लगा कि भाई ये तो मेरी प्रतिष्ठा के लिए, मेरे सम्मान के लिए जो है एक तरीके से जो है नेगेटिव साइन है कि लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, तो इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और वो हट गए। और उनके बाद जो है थेरेसा मे वहाँ पर उनके स्थान पर थेरेसा मे ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया। जैसे कि अभी हम 2020 की बात करें तो अभी वर्तमान समय में बोरिस येल्सिन नाम का जो है वो हैं। अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में जो है जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो हैं बोरिस जॉनसन, जिनको अभी हाल ही में कोरोना वायरस भी हो गया था, ठीक है। तो अभी वो वर्तमान समय में ठीक काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के ये प्रक्रिया कामयाब रही और अभी वर्तमान समय में ब्रिटेन जो है वो ईयू से बाहर हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अगला टॉपिक है हमारा ब्रिटेन राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका। कि ब्रिटेन राजनीति जो है उसमें विश्व राजनीति में जो है यूरोपीय संघ की क्या भूमिका है। देखो इसके जो है यूरोपीय संघ एक बहुत ही बड़ा संगठन है, बहुआयामी संगठन है। इसके बहुत सारे जो हैं अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ पर ये काम कर रहा है। जबकि जो है जब इसका गठन किया गया था बेटे तब उस समय जो है ये केवल आर्थिक रूप से समृद्ध था, मतलब आर्थिक रूप से जो है समृद्ध होने के लिए इन कंट्रीज़ ने मिलजुल करके ये संगठन तैयार किया था। परंतु अभी ये आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक हर एक क्षेत्र में जो है, सांस्कृतिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। देखो ये एक मैप भी दिखा रखा है जिसमें नए और पुराने सदस्य राष्ट्रों को दिखा रखा है। देखो जो डॉटेड हैं वो तो हैं नए सदस्य राष्ट्र और जो बॉक्स बने हुए हैं वो हैं पुराने सदस्य राष्ट्र। इसको आराम से आप जूम करके देख सकते हो, इसको रोक करके देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा। ओके, इससे पहले अब देखो पहला है आर्थिक प्रभाव। के आर्थिक प्रभाव कैसे, यूरोपीय संघ जो है दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक संघ और ये कह सकते हैं कि जो है एक तरीके से विश्व के सामने वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभर करके आया है। यूरोपीय संघ ने जो है उसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो है अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच में जो है सभी प्रकार की वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों का क्या किया है, इन चीज़ों का जो है उन्होंने विशेष रूप से आवागमन के लिए छूट दी है। और इसके अलावा इन्होंने 1 जनवरी 2002 से क्या अपनाई है, एक एकीकृत मुद्रा अपनाई है जिसका नाम यूरो है। और यूरो का ही प्रयोग वो क्या करते हैं, वो यूरो का प्रयोग व्यापार विनिमय के लिए करते हैं, ठीक है। जो भी ट्रेड के लिए जो भी मुद्रा चाहिए उसको, मुद्रा को, यूरो को जो है आपसी दूसरी मुद्राओं के साथ ट्रांजैक्शन करके उसको विनिमय करके उसको चेंज करवा के उसका प्रयोग किया जा सकता है। यूरो के पावर अगर हम बात करें इसकी तो ये अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए भी एक खतरा बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी जो है
वो बहुत ज़्यादा है, अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। क्योंकि बेटे देखो अमेरिका अकेला है और इसके अंदर जो है अमेरिका तो अकेला है, जबकि इसके अंदर 27 कंट्रीज़ तो हैं ही, पहले 28 कंट्रीज़ होती थी। तो इस तरीके से उनकी जितनी भी अकेला जो अमेरिका करता है उससे 3 गुना ज़्यादा इन देशों की जो है अकेले की है। और इसके अलावा अमेरिका जो है जो सोवियत संघ है, वो जो सोवियत संघ नहीं, जो यूरोपीय संघ है, वो एक तरीके से अमेरिका, चीन और जापान जैसी आर्थिक महाशक्तियों के साथ भी इनका व्यापारिक लेन देन में जम करके सौदेबाजी करते हैं ये, यानी कि अपनी बात सामने रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो, राजनीतिक प्रभाव भी इनका काफ़ी अच्छा है कि ये राजनीतिक मुद्दे कोई भी होते हैं, जहाँ पर भी अगर मान लीजिए कोई ऐसा वैश्विक स्तर पर कोई ऐसा मुद्दा हो जाता है जिसमें कोई राष्ट्र अपनी मनमानी करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर भी यूरोपीय संघ जो है अपना एक तरीके से यूनिफाइड तरीके से, यानी कि एकता के रूप में जो है अपने कोई आवाज़ उठा सकता है। जैसे अमेरिका ने जब इराक पर आक्रमण किया था तो इन्होंने इस बात का सख्त विरोध किया था और अपना जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इसके अलावा सैन्य क्षमता में भी ये काफ़ी मजबूत है। अगर हम बात करें कि यूरोपीय संघ का जो मिलिट्री की बात करें हम, तो यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्रों के पास जो है संसार की दूसरे सबसे बड़ी सेना है, ठीक है। और यूरोपीय संघ के पास कोई साझा सैन्य तंत्र नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना है कि यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्रों के पास जो है सारे जो इसके 28 कंट्रीज़ जो है, जैसे पहले 28 थे ना, तो उस हिसाब से अगर हम मिला करके देखें तो इन राष्ट्रों के पास दूसरी बड़ी सेना है। इसके अलावा ये पहले जब यूरोपीय संघ ज़्यादा मजबूत होता था तब उस समय भी क्या था, उस समय जो है ब्रिटेन और फ्रांस 2 कंट्रीज़ होते थे जिनको यूएनओ के अंदर, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर जो है इन 2 कंट्रीज़ को, ब्रिटेन और फ्रांस को वीटो पावर भी मिली हुई थी, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा क्या कर सकते थे, अपना प्रभाव जमा सकते थे। इसके अलावा ये बताया जाता है कि बेटा यूरोपीय संघ के जो 2 देश हैं, खाली ये जो ब्रिटेन और फ्रांस ही हैं केवल, उनके पास जो है अकेले के पास जो है 550 से ज़्यादा परमाणु हथियार इनके पास हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ विश्व में दूसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त जो हमारा यूरोपीय संघ है वो 2 बड़े राष्ट्र ब्रिटेन और फ्रांस के जो है वो अभी तो वर्तमान समय में, जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ब्रिटेन नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसका महत्व वैसे थोड़ा सा कम तो हुआ, लेकिन इतना भी बिल्कुल ये महत्वहीन नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे बेटे नए नए राष्ट्र हैं, जैसे इटली है, ठीक है, लग्जमबर्ग है और स्वीडन है, फिनलैंड है, कुछ ऐसी नई नई कंट्रीज़ हैं जो अभी धीरे धीरे उभर करके सामने आ रही हैं और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रही हैं। तो यूरोपीय संघ जो है वो निश्चित रूप से आज भी जो है बहुत ही ज़्यादा आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक प्लस में सैनिक महत्व रखता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका होना, ठीक है। हालांकि जो है ये जो डेनमार्क और स्वीडन है, उसने जो है मास्ट्रिक्ट संधि और सांझी यूरोपीय जो मुद्रा है उसको यूरो को मानने का प्रतिरोध किया है। फ्रांस को जो है यूरोपीय संघ का साझा संविधान स्वीकार नहीं है। ऐसी कुछ जो है विदेशी और रक्षा मामलों में भी काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित ही है। अब कुछ चीज़ें बेशक ऐसी हैं जिनकी वजह से जो है हम ये कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहा है जितना पहले होता था, लेकिन फिर भी जो है हम इसको बिल्कुल सिरे से नकार नहीं सकते हैं कि भाई इसका कोई भी महत्व नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका अभी भी वर्तमान समय में भी इसका काफ़ी महत्व बना हुआ है। काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो इसके माध्यम से अपनी आर्थिक समृद्धि कर रहे हैं और वैश्विक स्तर पर जो है पहले से ज़्यादा अच्छा स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक ठाक। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ढंग से समझ करके अपनी बुक से याद करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स।